हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपके लिए लाई हूँ आज एनसीईआरटी बायोलॉजी लाइन बाय लाइन रिवीजन चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लिम्फ टिश्यू के बारे में, उसके बाद में हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने वाले हम लोग इसके बारे में, पहले ब्लड के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पहले थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो you have learned that the all living cells have been provided with the nutrients। तो जितना भी लिविंग सेल्स है उसको क्या प्रोवाइड किया गया है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया गया है। किसके थ्रू? उसके बाद ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस एंड also the vast of the harmful substance produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissue। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि हमारे बॉडी के प्रॉपर्ली फंक्शन के लिए तो उसमें क्या क्या आता है? न्यूट्रिएंट्स पहले दिया जाता है, ऑक्सीजन भी दिया जाता है, इसेंशियल सब्सटेंस जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। और इससे क्या होता है, इसमें जो हार्मफुल होता है सब्सटेंस जो बॉडी को अफेक्ट कर सकता है उसको यहाँ से रिमूव किया जाता है, रिलीज आउट किया जाता है। ओके, इट इज़ देयरफॉर इसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस टू दी सेल्स एंड फ्रॉम दी सेल्स। तो ये सारा सब्सटेंस जो हमारा बॉडी में मतलब अवेलेबल कराया जा रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स में मिल रहा है, तो इससे मतलब बॉडी के हर पार्ट में जाने के लिए भी कोई पाथवे चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसी के बारे में देख रहे हैं। तो फिर क्यों क्या बोल रहा है, उसको कौन सा सेल है मतलब जो क्या हेल्प कर रहा है हम लोग को सब्सटेंस को मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में इसेंशियल एफिशिएंट मैकेनिज्म है। एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप का एनिमल्स होता है उसमें क्या होता है, यू हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। तो जितना सारा अलग अलग एनिमल्स होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ह्यूमन का अलग होता है, अगर एनिमल्स की बात करें तो उसका कुछ अलग होता है, सबका अलग होता है, ठीक है। सिंपल एंड अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, अगर सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट्स circulate water from their surrounding through their body cavity and facilitate the cell to exchange their substance। तो इसमें क्या होता है, जो स्पंज होता है उसके पास में वाटर कैनाल सिस्टम होता है जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगर उसको या फूड सब्सटेंस लेना हो या रिलीज आउट करना हो तो इसका जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है ना वो हेल्प करता है। मैंने इसके बारे में एनिमल किंगडम में एनसीईआरटी फुटनोट्स रिवीजन में मैंने बताया था, तो आप वहाँ पे जाके इसका देख सकते हो अगर आपको इसके बारे में नहीं बताया तो यहाँ स्पंज के बारे में मैंने बताया किसका क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है जो हेल्प करता है सारे प्रोसेस के लिए, चाहे उसको मतलब फूड को अंदर लेना हो या रिलीज आउट कराना हो। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, तो हम लोग इसके बारे में बोले थे मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या सिंपल था, इसलिए सिंपल प्रोसेस के थ्रू उसका हो गया। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्पेशल फ्लूइड होता है विथ इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट। तो उसके बॉडी में जो भी सब्सटेंस है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में फ्लूइड होता है, स्पेशल फ्लूइड होता है। एंड सच मटेरियल, और इस मटेरियल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। अगर हायर ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें कौन सा फ्लूइड काम करता है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने में, वो ब्लड होता है, ठीक है। तो हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर दिस पर्पस, मैंने इस पर्पस के लिए किया जाता है। तो अगर अनदर बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं तो वो क्या आ जाता है, लिम्फ आता है। लिम्फ आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में जो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, लिम्फ करता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं ब्लड और लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड लिम्फ को बोला जाता है। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड आल्सो एक्सप्लेन्ड हियरिंग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या क्या ब्लड के बारे में पहले देखने वाले हैं। तो ब्लड क्या होता है बेसिकली, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ब्लड किससे बना है, फ्लूइड मैट्रिक्स से बना है, उसके बाद में उसमें प्लाज्मा होता है, उसके बाद फॉर्म एलिमेंट होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड में जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा कैसे बना होता है, कैसा कलर का होता है, ये सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है, ठीक है, विस्कस फ्लूइड होता है एंड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। टोटल 55% जो होता है ब्लड में प्लाज्मा का अमाउंट होता है। अगर उसका 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा का बोले तो वो वाटर होता है।
मतलब प्लाज्मा में अगर सबसे ज़्यादा अमाउंट बोला जाए तो उसमें वाटर का अमाउंट होता है 90 से 92%, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। अगर प्रोटीन की बात करते हैं प्लाज्मा में कितना प्रोटीन है तो 6 से 8% तक होता है। एंड इसके बाद देखते हैं फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन आर द मेजर प्रोटीन। ये क्या होता है, मेजर प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजेन क्या होता है, ये ब्लड को कलेक्ट करने में मतलब थक्का करने में ये हेल्प होता है फाइब्रिनोजेन, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग फाइब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो हमें किस लिए हेल्प करता है फाइब्रिनोजेन ब्लड को कलेक्टिंग करने, कोगुलेशन करने में हेल्प आता है, ठीक है। एंड ग्लोबुलिन प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन करता है, ग्लोबुलिन करता है। अगर मान लीजिए बाहर से कोई भी एंटीजन आया तो सबसे पहले ये जाके मतलब उस पर हमला करेगा, मतलब सिर्फ हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहेगा, मतलब बाहर के एंटीजन से, ठीक है। तो ग्लोबुलिन क्या है, फर्स्ट आपका प्राइमरली होता है इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। एंड एल्ब्यूमिन क्या होता है, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को ये बनाए रखता है वाटर सब सब्सटेंस के लिए। एंड प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। प्लाज्मा में क्या आता है, कुछ स्मॉल अमाउंट मिनरल्स देखने को मिलता है, जैसे सोडियम, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन। उसके बाद क्या है, etc glucose, amino acid, lipids are also present in the plasma and as they always transit in the body। तो ये क्या होता है, ये ट्रांजिट इन द बॉडी क्यों बोला जा रहा है कि यहाँ पे जैसे प्लाज्मा में होता है ग्लूकोज का, तो क्या होगा मतलब कभी कभी होता है क्या, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज स्टोर है, तो अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, जहाँ पे वो स्टोर होता है, अगर लिवर में ग्लूकोज स्टोर है ग्लाइकोजन के, मतलब ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो वहाँ से फिर रिलीज आउट होके मतलब ब्लड में फिर जाना है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलते रहता है। और उसके बाद देखते कुछ फैक्टर होता है फॉर कोगुलेशन या कलर्टिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, वो प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इन इनएक्टिव फॉर्म, किस फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में। जो ब्लड को क्लॉटिंग करने में, थक्का करने में जो मतलब जो भी आयन इसमें मतलब फॉर्म होता है वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म होता है, कभी भी एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगर हम प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दें तो उसको क्या बोलेंगे, सीरम उसको बोलेंगे। क्लोटिंग फैक्टर आपको बताए थे मैंने, क्या होता है, फाइब्रिनोजन क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर होता है। तो मैं एक बार जो ब्लड के सारे कंपोनेंट उसका एक पिक्चर में दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पे मैं, तो ये क्या है, ये ब्लड का अलग अलग कंपोनेंट है ब्लड में। जैसे अगर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है ब्लड का तो उसमें हमें क्या क्या कंपोनेंट मिलता है, तो सबसे नीचे में हमें RBC मिलता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। उसके बाद में हमें WBC प्लेटलेट्स मिलता है, उसके सबसे ऊपर में प्लाज्मा होता है। अगर आप लैब में अगर एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो ब्लड का, तो उसमें देखेंगे अगर सेंट्रीफ्यूज अगर जब किया जाता है तो उसका जो पार्टिकल्स होता है रेड ब्लड सेल का वो नीचे आ जाता है, उसके ऊपर में थोड़ा सा WBC होता है, उसके बाद उस सबसे ऊपर में प्लाज्मा होता है। तो ये आपका RBC है, रेड ब्लड सेल 44%, एंड उसके बाद 1% में आपका प्लेटलेट्स और WBC आ गया, वाइट ब्लड सेल। उसके बाद प्लाज्मा कितना होता है, 55%। इसमें क्या क्या है, वाटर, आयंस, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट होगा, गैसेस होगा, सारा मटेरियल इसमें प्लाज्मा के ऊपर वाले पार्ट में होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए, उसके बाद में हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आता है, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। इसको फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इरिथ्रोसाइट में आपका क्या जाता है, WBC, जितना भी RBC होता है ना उसी में RBC, WBC और प्लेटलेट सारा इसी में आएगा, ठीक है। एंड कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। तो आप एक यहाँ पे ट्रिक से याद रख सकते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्स मतलब 45, फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होता है, 45। प्लाज्मा से P से आता है, P से 5 भी होता है, तो 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब 45% क्या होता है, ब्लड होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है हमारा
ब्लड में, तो ये क्या होता है फॉर्म्ड एलिमेंट 45%, ये याद रखना। इसके बाद में क्या होता है इरेथ्रोसाइट में क्या आता है, इरेथ्रोसाइट को आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट एबुडेंट ऑफ ऑल द सेल इन ब्लड, ये क्या होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट इसी का होता है। मैंने अभी आपको दिखाया था सेंट्रीफ्यूज ब्लड का, सबसे नीचे में क्या था आरबीसी था, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी था, ठीक है। तो उसके बाद में आरबीसी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हेल्दी एडल्ट मैन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है ऑन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी होता है। कितना होता है 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में देखने को मिलता है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन दी रेड बोन मैरो इन एडल्ट। अगर एडल्ट की बात करते हैं तो आरबीसी कहाँ पे बनता है रेड बोन मैरो में। अगर आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, आरबीसी में क्या होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इन मोस्ट ऑफ दी मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। क्यों रहता है एब्सेंट, क्योंकि उसको ऑक्सीजन को मतलब कैरी आउट करना है, तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए इसीलिए उसका मतलब स्पेस चाहिए, इसलिए वहाँ पे क्या होता है डिवॉइड होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। एंड दे हैव आर रेड कलर्ड, और क्या होता है आरबीसी रेड कलर का होता है। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कोल्ड हीमोग्लोबिन, तो इसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है आयरन कंटेनिंग होता है। आयरन किस में होता है F+2 में होता है, Fe मैंने बताया था Fe+2 में स्टेज में रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। हैंस द कलर एंड नेम ऑफ देज सेल, इसलिए इसका नाम क्या हुआ हीमोग्लोबिन के नाम पे ही आरबीसी यहाँ पे आ गया, ठीक है। ए हेल्दी इंडिविजुअल है, अगर कोई मतलब अगर स्वस्थ इंसान है हेल्दी है पर्सन है तो उसका ब्लड कितना होना चाहिए, कितना हीमोग्लोबिन इसके ब्लड में होना चाहिए, तो 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। अगर उसकी 100 ml ऑफ ब्लड लेते हैं तो उसमें कितना परसेंट नेसेसरी है 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन नेसेसरी है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। एंड देज मॉलिक्यूल प्ले सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। रिस्पायरेटरी गैसेस में जो सब्सटेंस होता है वो क्या करता है कैरी आउट करता है, कौन हीमोग्लोबिन यहाँ पे कैरी आउट करेगा देज मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, जो ब्लड के थ्रू होता है। और आरबीसी है ना एवरेज लाइफ स्पेन 120 डेज, तो आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पेन कितना होता है 120 दिन का होता है। विच इज दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेव यार्ड बोलते हैं, हिंदी में कब्रिस्तान भाई इंग्लिश में आप ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोल सकते हैं, जहाँ आरबीसी क्या होता है डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है जाके। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट क्या होता है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी कहते हैं, also known as white blood cells and as they are colorless। इसमें क्या होता है कलरलेस होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। और दे आर न्यूक्लिएटेड, इसमें क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, क्या होता है इस नंबर में ये कम होता है। इन एवरेज 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। अगर हम लोग नंबर के अकॉर्डिंग अगर बात करें ना तो सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड में क्या होगा आरबीसी होगा, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, ठीक है। नंबर की अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे क्या लेसर इन नंबर बोला ये कम है, ठीक है ब्लड का। और ल्यूकोसाइट जनरली क्या होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब लेस देन 10 डेज। अगर इसका मतलब बोले ना कि मतलब कब तक इसका लाइफ स्पेन कब तक रहता है डब्ल्यूबीसी का, तो लेस देन 10 डेज हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे आरबीसी का था 120 दिन और इसका क्या है लेस देन 10 डेज, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वी हैव टू मेन कैटेगरी ऑफ द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के क्या है टू कैटेगरी होता है, इसमें क्या होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट मतलब ग्रेनुल्स प्रेजेंट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट मतलब एक ग्रेनुल्स एब्सेंट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट होता है, ठीक है। इसमें ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं उसमें क्या क्या होता है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट होता है। वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स आर एग्रेनुलोसाइट। अगर लिम्फोसाइट मोनोसाइट की बात करते हैं तो ये क्या होता है ये आपका एग्रेनुलोसाइट होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट एबुडेंट सेल्स होता है 60 to 65% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। अगर हम टोटल डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है 60 to 65% जो होता है सबसे ज़्यादा नंबर वो आपको क्या देखने को मिलता है न्यूट्रोफिल्स का नंबर देखने को मिलता है, ठीक है। एंड बेसोफिल्स आर लीस्ट, बेसोफिल्स सबसे कम होता है 0.5 से 1% दिखने को मिलता है अमॉन्ग देम। एंड न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, अगर न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट के अमाउंट को दोनों को मिला कर बोलें तो 6 से 8% होता है। और फेगोसाइटिक सेल, ये दोनों का जो 6 से 8% होता है ना वो फेगोसाइटिक होता है। फेगोसाइटिक मतलब ये जो बाहर से मतलब जो भी एंटीजन आएगा ना उसको खा जाएगा, उसको ही कर देगा, ठीक है। डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जो बाहर से एंटीजन आएगा फॉरेन ऑर्गेनिज्म आएगा उसको जैसे बॉडी में अंदर आने की कोशिश
एक्सेस करेगा तो उसको खा जाएगा, ठीक है, एंटरिंग द बॉडी। और क्या होगा, बेसोफिल सेक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। बेसोफिल क्या सेक्रेट करता है, बेसोफिल सेक्रेट करता है हिस्टामिन को, सेरोटोनिन को, हिपेरिन को करता है, ठीक है। अब इन्वॉल्व इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इसका काम क्या, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन काम करने इसका काम होता है, एंड इसमें ही वर्क करता है। एंड इसिनोफिल्स जो होता है वो कितना होता है, 2 से 3% होता है। एंड रेसिस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। एंड आर आल्सो, और क्या काम होता है, आर आल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। ये किससे एसोसिएट होता है, एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएट होता है। हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया गया है, उसको एक बार डिस्कस कर देती हूँ। ये क्या होता है, WBC, RBC आपका, सॉरी RBC है, रेड ब्लड सेल है, ये आपका प्लेटलेट्स है। ये क्या आपका WBC है, इसमें क्या eosinophils है, जो क्या मैंने बताया था, ये आपका ग्रेनुलोसाइट होता है। ये इसका क्या है, एयरफोन टाइप का दिखेगा। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, एयरफोन जैसे उसे eosinophils याद रख सकते हैं। ये बेसोफिल्स है, ये आपका क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। इसमें 3 नोड दिखने को मिलेगा न्यूट्रोफिल्स में। एंड ये मोनोसाइट है, मोनोसाइट थोड़ा सा घुमा हुआ टाइप का है इसमें। एंड ये टी लिम्फोसाइट है, ये आपका बी लिम्फोसाइट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं आगे, तो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कितना आता है ब्लड में, 20 से 25% आर। 2 मेजर टाइप्स, इसका कितना टाइप्स होता है लिम्फोसाइट का भी, 2 टाइप्स होता है, एक बी लिम्फोसाइट, एक और टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी इंसान का इम्यून रिस्पॉन्स कितना स्ट्रॉन्ग है, जो कि मतलब कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म से वो मतलब अपने बॉडी को मतलब प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। मतलब बहुत इंसान को, आप पर्सन को देखे होंगे कि वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम होना उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि मतलब जो बाहर का जो एंटीजन होता है उसको मतलब उसका जो इम्यून सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करता है उसके बाहर के एंटीजन से, फॉरेन ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आप प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है या सेल फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट से। मेगा कैरियोसाइट फिर क्या होता है, स्पेशल सेल्स इन दी बोन मैरो। बोन मैरो में एक स्पेशल सेल्स होता है जिसको मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ये क्या प्रोड्यूस करता है, सेल फ्रेगमेंट, इसको प्लेटलेट्स कहते हैं। जिसमें मान लीजिए किसी को डेंगू हो गया या किसी को मलेरिया हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसका जो प्लेटलेट्स का जो अमाउंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है। प्लेटलेट्स का जो नंबर होता है जितना एक को रहना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इस कंडीशन में। अगर किसी को डेंगू हुआ है, किसी को मलेरिया हुआ है तो। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स मिलीमीटर क्यूब। तो इतना मतलब प्लेटलेट्स इंसान में होना चाहिए, एक एवरेज बता रही हूँ। एंड प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंस। प्लेटलेट्स क्या रिलीज करता है, बहुत सारा सब्सटेंस रिलीज करता है, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जो क्या करता है, कोगुलेशन और क्लोटिंग, ब्लड को कोगुलेट में करने में हेल्प करता है। ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू द क्लोटिंग डिसऑर्डर। अगर किसी पर्सन में अगर प्लेटलेट्स का नंबर घट गया तो क्या होगा, उसका ब्लड जो होगा क्लोटिंग होने में प्रॉब्लम होगा। जो ब्लड को थक्का जमता है, जैसे मान लीजिए कहीं सिंपल कट लग गया तो उसमें क्लोटिंग करने में उसका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस पर्सन में। व्हिच इज लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। इसके कारण क्या है, एक्सेसिव लॉस हो जाएगा बॉडी से। जैसे मान लीजिए कहीं से हाथ से कट गया या किसी को कहीं पे चोट लगा, वहाँ से ब्लड उसका ब्लड क्या होता है, एकदम निकल गया, बहुत ज़्यादा निकल गया। और उसमें जो क्लोटिंग टाइम सब अगर ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, उससे एक्सेसिव ब्लड निकल जाएगा बॉडी पार्ट से। सो एंड अब इसके बाद में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड ग्रुप में क्या है, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट। सारा जितना भी ह्यूमन बॉडी होता है सबका ब्लड ग्रुप क्या होता है, अलग अलग होता है। थ्रू इट अपीयर टू बी सिमिलर एंड वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन एंड टू सच ग्रुपिंग ABO एंड RH widely ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ब्लड ग्रुप में जो होता है ना, तो एक ABO होता है, एक RH ग्रुप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ABO ग्रुपिंग देखेंगे। तो ABO ग्रुपिंग जो होता है ना, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एंटीजन पे डिपेंड कर रहा है। सरफेस एंटीजन में क्या काम करता है, वो केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। वो इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, इंड्यूस करता है ऑन द RBC पर, उसके ऊपर नेमली, ठीक है। एंड A एंड B होता है इसका,
जो अगर बात करें हम लोग कोई भी सरफेस एंटीजन है, अगर एंटीजन ए बी है। एंड सिमिलरली इन दी प्लाज्मा, तो आपको क्या समझ में आया कि जो ब्लड होता है उसमें जो एंटीजन होता है वो क्या होता है, आरबीसी के सरफेस पे होता है। जैसे मान लीजिए आरबीसी है, ठीक है, मैंने ऐसे बनाया है, आप इस सपोज दैट समझने के लिए काम करें यहाँ पे। तो एंटीजन अगर बात करूँ इसका, तो इसका क्या है, सरफेस, इसका जो सरफेस वाला पार्ट है ना सिर्फ यहीं पर रहेगा। अगर हम लोग एंटीबॉडी की बात करें तो प्लाज्मा में डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेंट टू नेचुरल एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा, और कितने टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का होगा। प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, तो ये एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, कौन, एंटीबॉडी, ठीक है। They the distribution of antigen and antibody in the 4 group of blood, इसी के बेसिस पे क्या हो गया, ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो ए को, एक दूसरा बी ब्लड ग्रुप, उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप, उसके बाद ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। इससे अगर आप हायर क्लास में जाएगा तो वहाँ पे ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव एंड ए नेगेटिव भी आता है, बट यहाँ पे जितना दिया गया मैं उतना बता रही हूँ। अगर आप बोलोगे तो अगर कमेंट में आपको अगर चाहिए कि डिटेल में मैं ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊँ कि ओ पॉजिटिव में क्या है और ओ नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं देखते हैं, यू प्रोबेबली नो दैट द ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं, अगर कोई पर्सन को ब्लड का नीड रिक्वायरमेंट हुआ और कोई पर्सन उसमें ब्लड देने जा रहा है, तो सबसे पहले क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि उसका ब्लड चेक किया जाए कि उसका ब्लड ग्रुप है क्या। अगर मैच करेगा तब ब्लड ग्रुप दिया जाएगा, अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्लड कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, हम लोग ब्लड यूज नहीं कर सकते हैं। ब्लड ऑफ डोनर हैज केयरफुली मैच किया जाता है विद द ब्लड ऑफ द रिसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग। अगर मान लीजिए कोई ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन था और उसने क्या किया, ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन को दे दिया ब्लड, तो इस कंडीशन में पता क्या हो सकता है, इसका ब्लड क्लम्प करने लगेगा, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ द आरबीसी का डिस्ट्रॉय होने लगेगा, जिससे कारण क्या उसका मौत भी हो सकता है वो, ठीक है। एंड द डोनर्स कॉम्पेबिलिटी इज ऑल्सो यहाँ दिखाया गया है किसको क्या दिया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए के पास में क्या होगा, ब्लड एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, ये याद रखना। ब्लड ग्रुप ए के पास में क्या होगा, उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। अगर उसकी प्लाज्मा में बात करें, ब्लड ग्रुप ए वाले के प्लाज्मा में अगर बात करें तो उसमें बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। और किसको दे सकता है ब्लड ग्रुप, उसके सरफेस एंटीजन पे क्या है ये डिपेंड करेगा कि वो ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए वाले के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसीलिए किसको दे सकता है, ए वाले को दे सकता है। सॉरी, डोनर ग्रुप भी किससे ले सकता है, ये डोनर लिखा हुआ है। देने की बात करें तो ये सिर्फ ए को दे सकता है। अगर लेने की बात करें, डोनर ग्रुप है तो ये किससे ले सकता है, ए वाले से ले सकता है क्योंकि इसके सरफेस एंटीजन पे ए है। एंड ओ वाले से ही ले सकता है क्योंकि ओ वाले के पास में सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। एंड बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो बी ब्लड ग्रुप के जो आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है। अगर प्लाज्मा में बात करें तो एंटीबॉडी ए होता है। एंड वो किस से ले सकता है, ब्लड ग्रुप बी से ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं तो इसके आरबीसी के सरफेस पे क्या क्या मिलेगा, ए एंटीजन मिलेगा और बी एंटीजन, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होगा इसके आरबीसी के सरफेस पे। अगर प्लाज्मा की बात करें तो इसमें जो दोनों एंटीबॉडीज होता है वो एब्सेंट होगा, नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसीलिए क्या कर सकता है, जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप होता है ना, वो ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि इसके जो ए बी वाले ब्लड ग्रुप के जो आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसी कारण से ये सबसे ले सकता है, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसके एंटीजन तो सरफेस आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन इस पर एब्सेंट होता है, लेकिन इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है, इसी कारण से ये सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ वाले से ले सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पे एक बार बताना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई ब्लड आरबीसी का सरफेस है, उस पर बहुत एंटीजन है, जिसके पास में एंटीजन है तो वो अलाउ करता है कि हाँ तुम इसको ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड दे सकते हो। जैसे इसके पास में बी था तो इसके बी वाले ब्लड ग्रुप के सरफेस पे क्या था, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी था, इसलिए इसको बी वाला को अलाउ कर रहा था कि तुम इसको दे सकता है। ओ वाला को भी दे सकता था क्योंकि ओ वाला के एंड सरफेस आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं था, इसीलिए, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। From the above mentioned table, it is evident that the O blood group can be donated to person with any other blood group.
तो इससे हम लोग यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आया कि जो ओ ब्लड वाला ग्रुप होता है उसके सरफेस आरबीसी के सरफेस से कोई एंटीजन नहीं होने के कारण ये सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। इसलिए ओ वाले ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल को यूनिवर्सल डोनर बुलाया जाता है। और पर्सन विद द ए बी ग्रुप को, जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप है उसमें क्या आता है, उसका सरफेस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या कर सकता है, सबसे ले सकता है एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद द ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ ब्लड, देयरफॉर सच पर्सन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसके लिए इसको हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप वाले को क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सबसे ले सकता। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब RH ग्रुपिंग देखने वाले हैं। तो RH ग्रुपिंग क्या होता है, अनदर एंटीजन, द RH एंटीजन सिमिलर टू द वन प्रेजेंट ऑन द इन रेस्कस मंकी। ये सबसे पहले हम लोग को जो साइंटिस्ट सर्च किए थे सबसे पहले इसे किसे मिला था, रेस्कस मंकी में मिला था। एंड इसलिए RH से डिनोट किया जाता है। एंड आल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द अदर सरफेस ऑफ द RBC। तो ये कहाँ पे मिला गया था, सरफेस ऑफ RBC पे। मेजॉरिटी ऑफ दी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन, जो 80% ह्यूमन होता है ना उसके RBC के सरफेस पे ये RH एंटीजन मिला था। ठीक है, तो उसको हम लोग RH पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। और वैसा पर्सन जिसके मतलब RBC के सरफेस पे ये एंटीजन एब्सेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे RH नेगेटिव। ठीक है, एंड RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसका ब्लड पे जो सरफेस पे RH एंटीजन है, मतलब RH एब्सेंट है, तो उसको RH ही नहीं बोलेंगे ना, RH नेगेटिव पर्सन बोलेंगे। अगर वो RH पॉजिटिव वाला से ब्लड लिया तो क्या करेगा, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी, उसके मतलब अगेंस्ट में वो एक एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा RH एंटीजन के। एंड देयरफॉर द RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच। इसीलिए क्या किया जाता है, जब किसी को ब्लड ग्रुप दिया जाता है तो सबसे पहले उसमें चेक किया जाता है कि उसके सरफेस पे क्या है, RH एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, इसके बाद में एक स्पेशल केस देखा जाता है RH इनकॉम्पेबिलिटी का, जिसको मिसमैचिंग केस बोला जाता है। हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन दी RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर। एक केस में देखा गया कि जो उसकी मदर थी, जो प्रेग्नेंट मदर थी, उसका जो ब्लड था RH नेगेटिव था, लेकिन उसका जो बच्चा था, बेबी था फीटस में, उसका RH पॉजिटिव ब्लड था। तो इस केस में क्या देखा गया कि RH एंटीजन ऑफ द फीटस डोंट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर। जो पहला का जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करें तो उसमें उसको कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो RH नेगेटिव से मतलब एक दूसरे से मतलब ये था, अलग अलग था। उस केस में क्या हुआ कि RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी अदर टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। पहले जो अगर मान लीजिए फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करते तो वो तो पहले बच्चा तो इसमें रहता है, एम्ब्रायो में रहता है, उसमें प्लेसेंटा के अंदर रहता है, तो वो सेपरेटेड रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब डिलीवरी के टाइम ये प्रॉब्लम एराइज होता है। जैसे मान लीजिए हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू एक्सपोज ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। अगर मान लीजिए जब डिलीवरी हो रहा है तो उसमें क्या होता है, माँ का ब्लड बच्चे के ब्लड के कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसमें क्या होता है कि माँ के फिर बाद में क्या होता है, ब्लड में जाके वहाँ पे उसके विरुद्ध, बच्चे के विरुद्ध पता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। अगर वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगा तो उसमें बच्चे को मतलब बच्चे की जान जाने का फीटस स्टेज में ये रहता है, चांसेस रहता है, हाई चांसेस रहता है कि दोबारा बच्चे नहीं ले सकते हैं वो पर्सन। In such cases, mother start preparing antibody against the RH antigen in her blood. In case of her subsequent pregnancy, the RH antibody from the mother RH negative can leak into blood and the fetus RH पॉजिटिव, जो RH पॉजिटिव बच्चा हुआ तभी होगा। ठीक है, RH पॉजिटिव द डिस्ट्रॉय द फीटल RBC, क्या करेगा, बच्चा का जो RBC है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसी से बचने के लिए क्या किया गया इसमें देखते हैं हम लोग। दिस कुड बी फैटल टू द फीटस एंड कुड कॉज द सीवियर एनीमिया। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, फीटस को सीवियर एनीमिया हो सकता है। जॉन्डिस टू द बेबी, बेबी को जॉन्डिस हो सकता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस बोला जाता है। ठीक है, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग द एंटी-RH एंटीबॉडी टू द मदर को है ना RH एंटी RH एंटीबॉडी हम लोग कब देंगे, फर्स्ट जो बच्चा का जो डिलीवरी होगा ना उसी समय अगर दे देते हैं इमीडिएटली, तब डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, तब उसको सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक रहा। इसके बाद आगे देखते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड का कोगुलेशन कैसे होता है। तो यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर,
या हर्ट योर सेल्फ, अगर कभी भी हाथ कटता है या हर्ट करते हैं तो योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर लॉन्ग टाइम। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं पे कट लग गया तो वो हमेशा क्या ब्लड थोड़ी निकलेगा, वहाँ पे थोड़ा देर के बाद क्या होता है खुद मतलब वहाँ पे स्टॉप हो जाता है ब्लड। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम्स के बाद में स्टॉप हो जाता है ब्लड का फ्लो करना। ऐसा क्यों होता है? ब्लड एक्सिबिट कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू द इंजरी और ट्यूमा। ब्लड क्या करता है, एक्सिबिट करता है कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग प्रोसेस को जब भी कभी इंजरी या ट्यूमा होता है। तो दिस इज मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो ये ऐसा मैकेनिज्म है जो क्या करता है, बॉडी से एक्सेस ब्लड को रोकने से बचाता है, ठीक है। एंड दिस वुड बी ऑब्जर्व ए डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म एट द साइट ऑफ द कट एंड इंजरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप कभी भी देखते होंगे कि अगर हाथ कहीं पे कटा है तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वहाँ पे रेडिश कलर आ गया है, मतलब एक है ना, मतलब एक लेयर जम गया है। वो लेयर क्या करता है, ब्लड को मतलब बाहर निकलने से रोकता है, इसलिए वहाँ पे एक जम जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक इट इज क्लोट या कोगुलम फॉर्म्ड मेनली द नेटवर्क ऑफ थ्रेड कोल्ड फाइब्रिन। ये क्या होता है, जो रेडिश कलर का था ये थ्रेड ऑफ फाइब्रिन था इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रेप्ड। तो इसमें क्या होता है, जो फाइब्रिन जैसे जाली टाइप का होता है उसमें क्या होता है, जो डैमेज ब्लड था वो जाके फंस जाता है, ठीक है। एंड फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। जैसे मैंने अभी बताया था कि ब्लड का कंपोनेंट में क्या था, प्लाज्मा, जैसे ब्लड में क्या था, प्लाज्मा था, WBC था, RBC था, और के प्लेटलेट्स था। तो जो आपका प्लाज्मा वाला पार्ट था उसमें क्या था, फाइब्रिनोजन था। तो फाइब्रिनोजन मैंने क्या बताया था, वो इनएक्टिव स्टेज में है, ठीक है। अगर वो जैसे क्लोटिंग का प्रोसेस में हेल्प करता है तो सबसे पहले उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज होना पड़ता है। तो एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए कौन आता है, उसको थ्रोम्बिन आता है। फिर थ्रोम्बिन भी क्या होता है, पहले इनएक्टिव स्टेज में होता है। इनएक्टिव स्टेज मतलब प्रोथ्रोम्बिन पहले रहता है, फिर उसको पहले मतलब उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज किया जाता है। एक्टिव फॉर्म में चेंज करने पर वो थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। उसके बाद में थ्रोम्बिन में चेंज होने के बाद वो क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है एक्टिव फॉर्म में। उसके बाद ये प्रोसेस चलता है एंड इन टर्न फॉर्म्ड फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या था, पहले इनएक्टिव स्टेज में था, उसके बाद में क्या एक्टिव स्टेज में थ्रोम्बिन में चेंज हुआ। फिर थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज किया, ठीक है। एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, उसके बाद में क्या, थ्रोम्बोकाइनेज ने ऐसा काम किया था, मतलब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज, तो रिक्वायर्ड फॉर एबव रिएक्शन। थ्रोम्बोकाइनेज इस पूरे रिएक्शन को यहाँ पे मेडिएट कर रहा है। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड ए सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस बोला जाता है, इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। ये सारा फैक्टर किस फॉर्म में प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। और एन इंजरी या ट्रीमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स in the blood to release certain factor which active the mechanism of coagulation. Certain factor released by tissue at the site of injury and also can initiate the coagulation. तो इसमें क्या काम कर रहा है, प्लेटलेट्स भी कुछ काम कर रहा है, कुछ सर्टेन फैक्टर को रिलीज आउट कर रहा है ताकि मतलब कोगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुके, ठीक है, उसको इनिशिएट करने के लिए। और यहाँ पे क्या देखें कि कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम आयन पहले ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग, तो ये ब्लड क्लोटिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और इसीलिए कैल्शियम लेना चाहिए। आप मिल्क के थ्रू से ले सकते हैं या कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स उसके थ्रू ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ को और क्या बोला जाता है, मिडिल मैन ऑफ टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। तो लिम्फ क्या होता है, आपका टिश्यू फ्लूइड होता है एंड एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी। जब क्या होता है, ब्लड कहाँ से पास होता है, कैपिलरी के थ्रू टिश्यू में। तो इसमें क्या होता है, सम वाटर एलोंग विद द मैनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट इन द स्पेस। तो इसमें क्या होता है, जो कुछ मतलब कुछ वाटर का मोलिक्यूल्स होता है, उसमें क्या होता है, कुछ सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, मूव आउट होता है, स्पेस में मूव आउट हो जाता है बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू। जैसे मान लीजिए टिश्यू है, ठीक है, दो टिश्यू है साइड में, तो टिश्यू क्या है, इसके बीच में स्पेस अगर होता है, वो स्पेस से के थ्रू क्या होता है, वाटर एंड जो सॉल्युबल सब्सटेंस है वो रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये आपका लिम्फ वाला पार्ट है। तो मैंने क्या बताया कि ब्लड जब पास हो रहा है कहाँ से, कैपिलरी इन द टिश्यू में, तो सम वाटर एलोंग विद द मैनी सॉल्युबल वाटर सब्सटेंस मूव आउट इन द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू लिविंग द लार्जर प्रोटीन को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे क्या ले गए हैं हम लोग, इस सॉल्युबल सब्सटेंस को ले गए हैं। लिविंग द लार्जर प्रोटीन मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल्स
एंड दिस फ्लूइड गिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। ये जो फ्लूइड हम स्पेस में रिलीज कर रहे हैं ये फ्लूइड क्या है, टिश्यू फ्लूइड है, जिसको लिम्फ बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या, द फ्लूइड इज रिलीज जो कोल्ड द इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड एंड इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज द दैट इन प्लाज्मा। तो लिम्फ में भी सेम मिनरल्स होता है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो ये किस लिए काम होता है, इसका एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। लिम्फ का काम क्या है, न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करने का और गैसेस को एक्सचेंज करना। किसके बीच में एक्सचेंज कर रहे हैं, बिटवीन ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। ठीक है, जो स्पेस में हम लोग यहाँ से ब्लड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मतलब ब्लड से कुछ सब्सटेंस को रिलीज आउट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं मिनरल्स को यहाँ पे। ठीक है, एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन। जैसे मान लीजिए कुछ सब्सटेंस को वहाँ से एक्सचेंज करना था तो वो पार्ट वहाँ से करके स्पेस में चले गया, उसके बाद वो सारा पार्ट कहाँ गया, लिम्फेटिक सिस्टम में गया। फिर क्या होगा, वो सारा फ्लूइड को कलेक्ट करेगा, उसके बाद में फिर क्या करेगा, वो जो जितना फ्लूइड था फिर दोबारा वहाँ मेजर वेन में जाएगा, फिर उस प्रोसेस को करेगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है, हमेशा चलते रहता है, एक वे में चलता है। जैसे मैंने बताया था कि ब्लड का जैसे प्यूरीफाई हो रहा है, ठीक है, प्यूरीफाई होकर फिर क्या करता है, बॉडी के सारे पार्ट में जाता है। तो बॉडी के सारे पार्ट में जाने के बाद फिर क्या करता है, जितना भी गंदा ब्लड होता है फिर उसको हार्ट के थ्रू लेता है, फिर हार्ट से फिर बाद में कहाँ जाता है, आपका लंग्स वाले पार्ट में जाकर प्यूरीफाई होकर फिर मतलब बॉडी के सारे पार्ट में पहुँचाया जाता है। तो ये प्रोसेस जैसे चलता है ना, उसी तरीका से इन द सेम वे लिम्फ का काम होता है। ठीक है, तो लिम्फ का भी एक अलग प्रोसेस होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में चलता है यहाँ पे। एंड दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, ये जो फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, इज कॉल्ड लिम्फ एंड द लिम्फ इज क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट होता है which are responsible for the immune response। लिम्फोसाइट क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में। ठीक है, लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं, हार्मोन भी बोल सकते हैं, ये कैरियर होता है, एक्सचेंज करने वाला पार्ट होता है। एंड फैट आर अब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल वेलाई। तो हम लोगों ने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो फैट होता था वो कहाँ होता था, किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता था, लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्ब के लैक्टियल में जाता था। ठीक है, इंटेस्टिनल वेलाई में। तो ये वाला पार्ट में इसमें होता था। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सर्कुलेटरी पाथवे। तो सर्कुलेटरी पाथवे क्या है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट होने वाला पार्ट। तो सर्कुलेटरी पाथ पैटर्न क्या होता है, आगे 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन क्यों बोलते हैं, ओपन होता है कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होता है, उसका जो पार्टिकल और सर्कुलेटरी पाथवे होता है उसका ब्लड में ना डूबा हुआ रहता है सारा पार्ट। ठीक है, अगर वेल डेवलप्ड की बात करते हैं तो वेल डेवलप्ड में क्लोज्ड आता है। क्लोज्ड में क्या होता है, सारा चैम्बर अलग अलग होता है, ब्लड जहाँ से प्यूरीफाई होके जाता है वो अलग सेक्टर जा रहा है, अलग वाले पार्ट से जा रहा है, ब्लड जो इम्प्योर हुआ अलग वाले पार्ट से जा रहा है, अलग डायरेक्शन से जा रहा है। तो ये सारा क्या होता है, वो आपका वेल डेवलप्ड में होता है। अगर हम लोग बोलें कि ओपन वाला है तो ओपन वाला सिंपल में होता है। तो सिंपल में कौन कौन आता है, आर्थ्रोपोड्स हो गया, मोलस्का हो गया, इन विच क्या होता है, ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू द लार्ज वेसल्स इन ओपन स्पेस। क्या होता है, ओपन स्पेस में रहता है। एंड बॉडी कैविटी, इसको साइनसेस बोला जाता है। एंड एनालिट्स एंड कॉर्डेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम लोग एनालिट कॉर्डेट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन आर्थ्रोपोड और मोलस्का में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। in which blood pumped by the heart always circulated through the closed network of blood vessels। क्लोज वाले में क्या होता है, आपका क्लोज होता है, ओपन वाला में पूरा ओपन टाइप का होता है। एंड दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेज टू एज फ्लो ऑफ फ्लूइड इन मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। अगर हम दोनों की बात करते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने की बात करते हैं तो ओपन वाले में क्या है, वो ब्लड में डूबा हुआ है तो उसमें क्या है, मोर एडवांटेज नहीं है। लेकिन सर्कुलेटरी में क्या है, सब अपना वेल डेवलप्ड पैटर्न पे चल रहा है। और देखते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स क्या होता है, ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस मस्कुलर चैम्बर ऑफ हार्ट। जितना भी वर्टिब्रेट्स होता है उसमें क्या होता है, मस्कुलर चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अगर फिशेज की बात करते हैं तो फिशेज में क्या आता है, हैव 2 चैम्बर हार्ट। 2 चैम्बर हार्ट होता है विथ 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है उसमें। अगर एम्फीबियन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स के बाद में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में तो आप जानते हैं कि 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो क्रोकोडाइल को छोड़कर एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट दिखने को मिलता है। 3 चैम्बर हार्ट मतलब 2 एट्रिया होगा एंड एक क्या होगा, सिंगल वेंट्रिकल होगा। और वेरेज क्रोकोडाइल की बात करते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स, इसमें क्या आता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। 4 चैम्बर हार्ट मतलब 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल होगा। ठीक है,
इन फीसेज द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट पंप क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेट को पंप कर रहा है, विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। और कहाँ से ऑक्सीजनेट हो रहा है, गिल्स के थ्रू ऑक्सीजनेट हो रहा है। एंड द सप्लाई टू द बॉडी पार्ट फ्रॉम वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट सिंगल सर्कुलेशन। तो इसमें क्या चल रहा है, जो फीसेज होता है उसमें सिंगल सर्कुलेशन चलता है, ठीक है। अगर एम्फीबियन रेप्टाइल्स की बात करें तो इसमें क्या आता है, लेफ्ट एटेरियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड फ्रॉम द गिल्स लंग्स एंड स्किन, जिसका जैसा पार्ट है उसमें वहाँ पे क्या होगा, स्किन एंड द राइट एटेरियम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एटेरियम क्या कर देगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा फ्रॉम दी अदर बॉडी पार्ट से, ठीक है। हाउएवर दे गेट मिक्सड ऑफ द सिंगल वेंट्रिकल, ठीक है, सिंगल वेंट्रिकल से मिक्सअप हो गया, विच इज पंप आउट मिक्सड विद द ब्लड इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इन देखिए क्लोज तो है लेकिन क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। ये नहीं बोल सकते कि इसमें कम्प्लीटली मतलब डबल सर्कुलेशन दिखने को मिला है। कंप्लीट की बात करते हैं तो हमें बर्ड मैमल्स में दिखने को मिलता है, ठीक है। बर्ड और मैमल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट एटेरिया। तो इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट और राइट एटेरिया होता है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, पासेस ऑन टू द वेंट्रिकल, बाद में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल से सेम साइड से पास हो रहा है एंड द वेंट्रिकल पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग। ये विदाउट मिक्सिंग किए क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। एंड द टू सेपरेट सर्कुलेटिव पाथवेज में देखने को मिलता है प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन एंड द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं एक फिगर दिखाना चाहूँगी सारा इसके पार्ट में। तो यहाँ पे देखो आप, तो ये क्या है, ये फीसेज का है एंड ये एम्फीबियन का है, रेप्टाइल क्रोकोडाइल का इसमें आ जाता है, मैमल्स और बर्ड का आता है। तो इसमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पे गिल्स के थ्रू क्या होगा, ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है। ये क्या है, इसका आर्टरी वाला पार्ट है, इसका गिल सर्कुलेशन चल गया है एंड वेंट्रिकल वाला पार्ट ये है, इसका एटेरियम वाला पार्ट है, ठीक है। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन यहाँ पे चल रहा है, ये इसका क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाला पार्ट है, ये वेन है इसका। तो ये क्या, सिस्टेमिक कैपिलरी, इसमें क्या बोलेंगे, ये इसका सिस्टेमिक कैपिलरी है, ये इसका गिल कैपिलरी था, ठीक है। सिस्टेमिक कैपिलरी क्या, यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, सारा ब्लड जो गंदा वाला पार्ट यहाँ पे आया था, ये फिर ये गंदा ब्लड कहाँ जाएगा, गिल्स के पास में जाए प्यूरीफाई होके फिर क्या होगा, ये इधर आएगा। बट कलर चेंज कर लेती हूँ। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, फिर जो रेड वाला पोर्शन है वो क्या शो कर रहा है कि ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है। जो ब्लू वाला पोर्शन है वो क्या शो कर रहा है कि ब्लड इम्प्योर है। तो ये ब्लड प्यूरिफाई होकर फिर इधर से आएगा, फिर बॉडी के सारे पार्ट में चल जाएगा। फिर क्या करेगा, यहाँ से जो गंदा ब्लड पार्ट आएगा तो इधर से आके फिर इधर से चल जाएगा। तो क्या है, यहाँ पे पूरा अलग अलग नहीं, मिक्सिंग थोड़ा सा दिखा रहा है। और लंग्स, स्किन, कैपिलरी है इसमें। जैसे मान लीजिए मेढक होता है, फ्रॉग होता है, तो उसमें क्या होता है, स्किन के थ्रू वो सांस लेता है ना, तो स्किन के थ्रू भी कुछ प्यूरिफाई हो जाता है इसका। तो एम्फीबियन में देखेंगे तो स्किन कैपिलरी यहाँ पे, तो इसमें क्या इसका क्या क्या बोलेंगे, इसको पल्मो क्यूटेनियस सर्कुलेशन बोलेंगे इसको। एंड इसका ये एंटीरियर एंड वेंट्रिकल वाला पार्ट है, इसका ये एटेरिया है, क्योंकि इसमें 2 एटेरिया 1 वेंट्रिकल था ना, और इसमें क्या था, फिशेज में 1 एटेरिया 1 वेंट्रिकल, इसलिए इसका ऐसे दिखाया गया था। और इसकी वाला बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 एटेरिया 1 वेंट्रिकल है, यहाँ इसका सिस्टमिक सर्कुलेशन दिखाया गया है, यहाँ कैपिलरी है। और यहाँ रेप्टाइल क्रोकोडाइल की बात करते हैं, यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन है, 2 एटेरिया 2 वेंट्रिकल इसमें दिखाया गया है। और ये वाला इसका पार्ट यहाँ पे है पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसका यहाँ पे सिस्टमिक कैपिलरी है। और यहाँ मैमल्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्या लंग्स कैपिलरी है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है, 2 एटेरिया 2 वेंट्रिकल है। तो ये वाला आज तक यहाँ तक आया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।